नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात नेशनल स्पेस डे और उससे जुड़ी बातों के बारे में। एक वर्ष पूर्व ठीक आज ही के दिन 23 अगस्त को इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और एक कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन को गैजेट नोटिफिकेशन के तहत हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अथवा नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की और आज देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस धूमधाम से मना रहा है। इसी कड़ी में आइए बिना देर करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गीतांजलि सेठी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार आशीष जी, थैंक यू। दर्शकों और प्रिय शिक्षार्थियों, डॉक्टर गीतांजलि सेठी सेंट स्टीफन कॉलेज में भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इनका भौतिकी विषय के अध्यापन में 22 वर्ष का समृद्ध अनुभव है। आप थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी विषय के PhD होल्डर हैं और आप अप्लाइड फिजिक्स के विभिन्न विषयों के पेपर्स भी प्रकाशित कर चुके हैं। डॉक्टर सेठी कई कमेटी और प्रोग्राम के मेंबर और मेंटर हैं। साथ ही आपने भौतिकी की पुस्तकों में एडिटर और SI मैट्रिशियन के रूप में कार्य किया है। अतः गीतांजलि मैम का काफ़ी विस्तृत और गहरा अनुभव है भौतिकी विषय में। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गीतांजलि मैम के साथ चर्चा को आरंभ करते हैं। मैम, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको इस दिन को लेकर कैसा महसूस हो रहा है। आपको भी आशीष जी आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। मुझे बहुत इंस्पायर्ड और बहुत ही खुशी का दिन है ये हमारे लिए, क्योंकि आज हम इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब चंद्रयान 3 ने पहली बार मून के सरफेस को टच किया था। तो ये मेरे लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि इसकी वजह से हम आज वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ में गिने चले जाते हैं जिन्होंने ऐसा काम अचीव किया है कि एक चंद्रयान 3 जैसे सैटेलाइट को, रोवर को स्पेस में भेजा, और हम पहले ऐसे देश हैं जिन्होंने मून के साउथ पोल पे पहली बार अपने किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो आप उसके बारे में भी, उसके उद्देश्यों के बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और वो किस हद तक उसको हासिल कर सका। और ये चंद्रयान 1 से 3 तक की पूरी श्रृंखला है और आगे भी हमने सुना है कि चंद्रयान के कुछ और लॉन्चेस भी होने हैं, तो उसके बारे में आप हमें कुछ प्रकाश डाल सकें तो। बिल्कुल आशीष जी। तो 2008-2009 में चंद्रयान 1 सैटेलाइट का स्टार्टिंग किया गया था। पहली बार चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008-2009 में। चंद्रयान 1 का मेन पर्पस था ऑर्बिट में जाना, चेक करना कि क्या हम किसी चीज़ को ऑर्बिट में, मून की ऑर्बिट में भेज सकते हैं या नहीं। वह सैटेलाइट हमारी ना सिर्फ मून की ऑर्बिट में गई, पर उसने वहाँ जाके बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स भी लिए। चंद्रयान 1 ने पहली बार यह चीज़ दिखाई हमें कि मून के एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उसके सक्सेस से हमें बहुत आगे बढ़ने की, अचीवमेंट की और इच्छा जगी, तो हमने चंद्रयान 2 का प्लान किया। चंद्रयान 2 का प्लान एक्चुअली वो था कि जो चंद्रयान 3 ने किया। चंद्रयान 2 का प्लान ना केवल ऑर्बिट में जाना था, पर चंद्रयान 2 का प्लान ये भी था कि लैंड रोवर को लैंड कराया जाए। पर जैसे ही लैंडर मून के सरफेस के पास पहुंचा, टच डाउन के करीब चंद्रयान 2 लैंड रोवर का कांटेक्ट जो था वो ख़त्म हो गया। वो अपने यहाँ पे अर्थ से कांटेक्ट नहीं कर पाया, इस वजह से वो अपने पाथ से डिविएट हो गया और लैंडिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं थी। पर हम यहाँ रुके नहीं, ये हमारे लिए रुकने का मौका नहीं था। इससे हमने और सीखा, हमने अपनी गलतियों से सीखा, हमने उसको इम्प्रूव किया, और इसी से सीखकर जो हमने नया लैंड रोवर अभी बनाया चंद्रयान 3, उसका आपने जैसे सभी जानते हैं कि उसका लैंडर एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। हमने
बहुत सक्सेसफुल टचडाउन किया। वो 5 अगस्त को हमारा सैटेलाइट मून के ऑर्बिट में गया 100 किलोमीटर ऑर्बिट पे, और 23 अगस्त को उसके लैंडर ने मून के सरफेस पे 69 डिग्री साउथ, जो कि पहले कभी किसी देश ने अचीव नहीं किया था, हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग से वहाँ पर टचडाउन हुआ। ये जो चंद्रयान 3 मिशन था, ये एक कोई ऐसे सिंगल सैटेलाइट नहीं है, इसमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, 3 इसके बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की चीज़ है। तो सबसे पहला जो चंद्रयान 3 का पार्ट था, वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल आज भी काम कर रहा है, और अभी वो मून के नहीं, अब वो अर्थ के आसपास घूम रहे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम था कि वो लैंडर और रोवर को अर्थ से मून के ऑर्बिट तक लेके जाए, 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक लेके जाए। वहाँ पहुँचाने के बाद लैंडर और रोवर, लैंडर मॉड्यूल जो दूसरा मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल का काम था कि वो रोवर मॉड्यूल को वहाँ ले जाकर मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराए, और ये हुआ 23 अगस्त को। और लैंडर मॉड्यूल खाली यही काम के लिए नहीं था, उसने भी काफ़ी साइंटिफिक मेजरमेंट्स लिए, उस पर काफ़ी ऐसे चीज़ें लगाई गई थी जिनसे हमें बहुत सारी साइंटिफिक डेटा मिला। और उसके बाद तीसरा और फाइनल सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो चंद्रयान 3 का था, वो था रोवर मॉड्यूल, जिसका काम था कि वो आसपास लैंडर से बाहर, लैंडर से हटके मून के सरफेस पे आसपास उसके सरफेस को स्टडी करे, उसके कंपोनेंट्स को, सरफेस के कंपोनेंट्स को स्टडी करे। तो ये 3 उसके मेन पार्ट्स थे। अब हमारा, क्योंकि ये बहुत सक्सेस हो गया है, तो हम बहुत ही इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं। चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5, जहाँ तक मैंने सोमनाथ जी जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू सुना था, कि उनको चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 दोनों मिशन का अप्रूवल मिल गया है। अप्रूवल के लिए उन्होंने दिया हुआ है, डिज़ाइन उनका कंप्लीट हो गया है, और ये फर्दर उसकी आगे के मेजरमेंट्स करेंगे। बहुत आपने मैम अच्छी जानकारी दी हमें इस बारे में। अगर हम बात करें कि चंद्रमा के ऊपर, जैसे अगर हम देखें वो हमारे ही पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो हमारे पास भी है। और अगर हम मार्स के कंपैरिजन में देखें मंगल ग्रह के, तो वो पास पड़ता है हमको। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर या उसके ऊपर जब हम लैंडिंग करते हैं तो इतनी मुश्किल क्यों होती है? अगर हम मार्स की तुलना में कंपेयर करें तो यहाँ पे इतना कठिन वातावरण कैसे है? कठिन वातावरण ऐसे है कि क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम उसके साउथ पोल पर जाएंगे। चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत आइस है, पानी जो है वो जमा हुआ है। इस आइस की वजह से वहाँ पर लैंडिंग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था पहले भी और आज भी, जो हम वहाँ क्यों भेजना भी चाहते हैं, क्योंकि हम उस आइस, उस पानी, क्या वो पानी हम किस तरह से हम वो पानी यूज़ कर सकते हैं, आगे लाइफ के लिए क्या वो पानी यूज़ हो सकता है, ये मेजरमेंट करना ज़रूरी था। पर क्योंकि वो पानी वहाँ जमा हुआ है, वहाँ माउंटेन्स और क्रेटर्स हैं, इसीलिए वहाँ पे लैंडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। बिल्कुल मैम। और निश्चित ही इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, और ये आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए एक मील के पत्थर की तरह, एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा। मैम, अगर हम बात करें चंद्रयान के अलावा भी बहुत और भी उपलब्धियाँ इसरो की रही हैं। अगर हम बात करें चाहे उसमें मार्स मिशन से लेकर, या अभी भी हमने सुना है कि अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करा जा रहा है, और एक कमर्शियल विंग भी बनाई जा रही है जैसे एंट्रिक्स बनी हुई है। तो उसके बारे में भी अगर आप कुछ प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मार्स रोवर, मंगलयान, वो हमारी बहुत सक्सेसफुल मिशन थी, और हम पहली एक ऐसी कंट्री थे फिर जिन्होंने सक्सेसफुली मार्स पर रोवर को लॉन्च किया। उसके बाद छोटी सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, पोजीशन जो जीपीएस जैसी सैटेलाइट्स तो इसरो के काम में आती, इसरो ये सब तो करता ही रहता है। पर साइंस के फील्ड में इसरो के बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे मिशंस हैं जो मुझ जैसे लोग, साइंटिस्ट लोग उनको यूज़ करते हैं। जैसे एक एस्ट्रोसैट करके मिशन है। एस्ट्रोसैट मिशन जो है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, बहुत सारी वेवलेंथ में मेजरमेंट्स लेता है। एक एक्सपोसैट करके इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि एक्सरे की वेवलेंथ में मेजरमेंट करता है। और फिर जैसे अब ये चंद्रयान 3 है, हम आगे एक हमारा जो अपकमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन जो कि हमारे इसरो का नेक्स्ट ड्रीम है,
ह्यूमन को स्पेस में भेजना, उसका पहला स्टेप इस साल का ही हमारा टारगेट है गगनयान। गगनयान का अल्टीमेट मिशन होगा ह्यूमन को स्पेस में ले जाके अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कराना। तो अभी तो जो पहला उसका स्टेप होगा जो इस साल लॉन्च होगा, वो बिना ह्यूमन के, बिना किसी इंसान के लॉन्च होगा, और उसमें माइक्रो ग्रेविटी कंडीशंस और टेस्टिंग कंडीशंस के साथ उसको भेजा जाएगा, उसको ऑर्बिट में देखा जाएगा कि वो क्या वहाँ जाकर सिस्टम अपने आप को सस्टेन कर सकता है, उसमें लोगों के रहने की पॉसिबिलिटी, क्या वो लोगों को उसमें रहने के लिए सस्टेन कर सकता है या नहीं, ये हमारा नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है। बिल्कुल मैम, हम आशा करते हैं हमारा गगनयान भी चंद्रयान-3 की तरह एक बिल्कुल सक्सेसफुल और सफलतापूर्ण अपना जो उसका ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो पूरा करे। मैम, इस बार जो भारत सरकार ने इस हमारी प्रथम राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है उसके लिए जो थीम रखी है वो है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग मून, द इंडिया स्पेस सगा। और मैम, हम देखते हैं कि चंद्रमा तक हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो इसरो के द्वारा अलग अलग फील्ड में रिसर्च किए जा रहे हैं या और भी उनके जो कार्य हैं वो एक आम इंसान को भी गहराई से टच करते हैं, उसके भी बहुत प्रयोग में आते हैं। तो मैम, आप कुछ उदाहरण देकर अगर हमें वो बताएं हमारे दर्शकों को और हमारे प्रिय शिक्षार्थियों को कि उनके द्वारा किए गए ये जो प्रयास हैं वो इंसानों की ज़िंदगी को, हमारे देशवासियों की ज़िंदगी को किस प्रकार आसान बना रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन जाएगा, एयर होगा, बिल्कुल बच्चे देखेंगे। आप इतना बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, ये आप कैसे चलाते हैं? ये सारा कुछ आपके इसरो और इन तरह की सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल है। तो आप सोचिए ये किस तरह से खाली एक हमारे लिए खुशी की तरह ही नहीं, एक सेलिब्रेशन की तरह ही नहीं हमारी लाइफ को टच कर रहा है, पर हर दिन हर मोमेंट हम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। इसरो की इन्हीं सारी हमारे को जो उन्होंने सैटेलाइट्स और उनकी जितनी इन्वेंशंस हैं, हम अपना डेली हर मिनट उन पे डिपेंडेंट है। रिमोट सेंसिंग लीजिए, आपको पता है पहले साइक्लोन आया करते थे, सुनामी आया करती थी, कितने लोगों की जान जाया करती थी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता था। बट अब जो ये नई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, इससे हमें पहले ही वार्निंग मिल जाती है, हम जगहों को इवैक्यूएट करा पाते हैं। आए दिन आप किसी नई जगह घूमने जाना चाहते हैं, आप लगाते हैं फटाफट अपने फ़ोन में गूगल मैप। आप गूगल मैप कैसे काम करता है? गूगल मैप भी आपकी इन सैटेलाइट्स को ही यूज़ करता है। तो आप बताइए कितना परफेक्ट ये थीम हमारे इस बार का है कि हम हर दिन हर समय स्पेस को, इसरो को यूज़ करते हैं बिना जाने बिना सोचे। तो ये दिन केवल हमारे लिए चंद्रयान के लिए थैंक यू करने का, सेलिब्रेट करने का नहीं है। ये दिन हमें एक तरह से यूज़ करना चाहिए इसरो को, सबको शुक्रिया करने के लिए, थैंक करने के लिए कि हमारा जीवन इतना सक्सेसफुल, हम इतना आराम हमें हो गया है हर चीज़ों के लिए। चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स पे, फ़ोन के थ्रू हम हर चीज़ ऑर्डर कर पाते हैं, देख पाते हैं। यहाँ बैठे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्रिकेट मैच चल रहा हो, कहीं इलेक्शन चल रहा हो, आपको डेली अपडेट, मिनट की अपडेट मिलती है। ये कैसे मिलती है? ये सब कुछ इन सैटेलाइट्स और स्पेस की अचीवमेंट की वजह से ही मिलती है। बिल्कुल मैम, इन उपलब्धियों के बिना अपना जीवन अब महसूस करना या सोचना भी अकल्पनीय है और बहुत कठिन हो जाएगा अगर हम वापस एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम पाषाण युग या स्टोन एज में चले जाएंगे। तो बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। मैम, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि आपने थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी, सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान में पीएचडी की है। तो मैम, ये जो आपकी ब्रांच है कॉस्मोलॉजी की, ये स्पेस साइंस के साथ और हमारा जो ब्रह्मांड या विज्ञान है उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे रिलेशनशिप है उसकी इसके साथ के साथ मैम आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप कॉस्मोलॉजी के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करें? हाँ, तो इंस्पिरेशन तो बहुत डिफरेंट तरीके से शुरू हुई थी। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी जब 2001-2002 में स्टीफन हॉकिंग इंडिया आए थे अब्दुस सलाम लेक्चर देने के लिए, और मैं उनसे पहली बार मिली थी। तब मैंने सोचा कि, और जब मैंने उनका लेक्चर सुना तो मुझे लगा कि मैं कॉस्मोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, इसी तरह की चीज़ में काम करना चाहती हूँ। तो ये तो मेरी इंस्पिरेशन थी। बाकी जैसे आप देख ही रहे हैं, मेरा भी काम इसी तरह का डेटा, जैसे इसरो की सैटेलाइट और इन्हीं सब डेटा पे डिपेंडेंट है। मेरा जो रिसर्च का वर्क है वो बेसिकली यही डेटा लेकर, इसी डेटा को एनालाइज कर और उसी में से नई साइंस
खोजने का काम है। जैसे कि हम एस्ट्रोसैट का डेटा यूज़ करते हैं, मैं मेरे स्टूडेंट्स बहुत ऑफन एस्ट्रोसैट का डेटा यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए। खाली इंडियन नहीं, हम इंटरनेशनल सैटेलाइट्स का भी डेटा यूज़ करते हैं स्पेस और कॉस्मॉस की स्टडी करने के लिए, कॉस्मिक स्टडी करने के लिए। तो हम भी इसी तरह का डेटा, जैसा अब इसरो मैंने कल ही सोमनाथ जी का लेक्चर सुना था और वो बोल रहे थे कि जो डेटा चंद्रयान 3 ने कलेक्ट किया जल्दी वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो जब ये डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा तो हम जैसे साइंटिस्ट लोग इस डेटा को यूज़ करेंगे और उसमें से नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करेंगे। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स, जैसे चंद्रयान 3 ने सल्फ़र की खोज करी है कि पाया गया है कि सल्फ़र भी मून के सरफेस पे है। इसी तरह सारी सैटेलाइट्स का जब डेटा हम लोगों को अवेलेबल होता है तो हम वो डेटा यूज़ करते हैं और उसी डेटा से हम नई साइंस की खोज करते हैं। बिल्कुल मैम, आपने सही बताया। अगर मैम थोड़ा सा बच्चों के लिए या हमारे जो विद्यार्थी शिक्षार्थी हमें देख रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी में करते क्या हैं, या थोड़ा सा उसका संक्षेप में, या ये ब्रांच की जो बेसिक परिभाषा है वो क्या है? तो कॉस्मोलॉजी की परिभाषा, जैसे उसका नाम ही है, वो स्टडी ऑफ कॉस्मॉस है। हम केवल अपने अर्थ, अपनी गैलेक्सी, सिर्फ इतने ही क्षेत्र में लिमिटेड नहीं है। स्पेस इनफाइनाइट से, स्पेस बहुत अनलिमिटेड है। इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अब जैसे मेरा मेन काम आजकल जिस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ वो है नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना। जैसे हमारा अपना अर्थ है, अब हम जानते हैं कि हम यहाँ अर्थ पे जीवन है। आजकल हमारा जो मेरा मेन काम है, हम इसी तरह अर्थ की तरह के और प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं, जो कि, और ज़रूरी नहीं है वो खोज सिर्फ ये इस चीज़ के लिए की जाए कि क्या वहाँ पर लाइफ है या नहीं है, या लाइफ वहाँ हो सकती है या नहीं है। इन प्लैनेट्स की स्टडी से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा अपना अर्थ कैसे बना और अर्थ लिविंग कंडीशंस के लिए ऐसा कैसे बना कि यहाँ पर लाइफ आई। तो मेरा मेन काम इस तरह का है। बाकी जैसे अब ये सारी सैटेलाइट्स हैं, इन सभी सैटेलाइट से आपको अलग अलग तरीके का डेटा मिलता है, जो कि आपको गैलेक्सीज कैसे बनी, स्टार्स कैसे बने, कैसे एक स्टार पैदा होता है एक क्लाउड से, एक नेबुला से, और उसके बाद कैसे एक स्टार ख़त्म हो जाता है एक सुपरनोवा की फॉर्म में, या ब्लैक होल बन जाता है, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल मैम, काफ़ी रुचिकर विषय है ये। तो मैम, अगर हमारे जो विद्यार्थी होंगे या हमारे शिक्षार्थी होंगे जो हमें देख रहे हैं, अगर वो इसमें रुचि रखते हैं स्पेस साइंसेस के अंदर, और अगर वो अपना भविष्य, अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो वो क्या अभी से क्या कर सकते हैं, या उनको कौन से विषय चुनने चाहिए? क्योंकि हालांकि NIUS के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे कोई विज्ञान संकाय का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ विषय जो है चुनने वो बच्चे के ऊपर, या विद्यार्थी जो भी हमारा होता है, वो जो चाहे वो अपने विषय अपनी रुचि के अनुसार ले सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो अपना भविष्य या करियर इसमें बनाना चाहता है तो उसको कौन से विषय लेने चाहिए, या किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि वो अपना भविष्य इसमें बना सके? इसका जवाब मैं आपके उसी सवाल जो आपने पहले सवाल किया कि हमारा इस बार का 23 अगस्त स्पेस डे का जो थीम है, टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इसका एक रीज़न ये भी है कि इस तरह के अचीवमेंट्स, चंद्रयान और इस तरह की इसरो के कामों से बच्चों के लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं। ना ही केवल इंजीनियर्स के लिए हम जॉब क्रिएट करते हैं, पर आप ये सोचिए इन सब कामों के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की कितनी ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स की कितनी ज़रूरत है। जब आप इस तरह का काम करते हैं आपको लॉ की स्टडी की कितनी ज़रूरत है। तो ये पहली बात, स्पेस स्टडीज़ एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। यह केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए स्कोप है। दूसरा, अब आपने खुद ही ये बात पहले भी छेड़ी थी कि गवर्नमेंट अब इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करना चाहती है। तो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लगभग 200 स्टार्टअप ऑलरेडी स्पेस साइंस की फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से 4-5 ने तो अपनी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर ली हैं, बनानी शुरू कर दी है। तो बच्चों के लिए केवल स्पेस साइंस और ऐसा ही अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं होता है, एवेन्यू ओपन नहीं होता है, बट वो अपने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे काम भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेस साइंस पे कॉन्सेंट्रेट करें, अगर आप इसरो जैसी संस्थान में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए
डेफिनेटली इंजीनियरिंग डिग्री होना आपके लिए बहुत हेल्पफुल काम होगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके लिए डायरेक्ट आप जाकर सैटेलाइट बनाने में, सैटेलाइट डिज़ाइनिंग में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर की एक्सपर्ट बने, अगर आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट बने, तो आप बैठकर उसकी लॉन्च और उसकी लैंडिंग और लॉन्चिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ कर सकते हैं। अगर आप एक फिज़िक्स, जैसे कि मैं हूँ, एस्ट्रोनॉमर या फिजिसिस्ट हैं, तो जो चंद्रयान 3 जैसे सैटेलाइट से डेटा आता है, आप उस डेटा को यूज़ करके उसके लिए तो आपको एक फ़िज़िक्स की डिग्री या एस्ट्रोनॉमी की या कॉस्मोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। बच्चे बहुत ही मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है। लॉ और इकोनॉमिक्स वालों के लिए तो डेफिनेटली बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर के साथ। तो अगर आप ये चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो कि मैं बोलूँगी कि आज की नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो डेफिनेटली आप अपने आप को फिज़िक्स और मैथ्स जैसे एरिया में अपने आप को डेफिनेटली ट्रेन करें। अगर आप डायरेक्टली इसरो जैसी जगह पर काम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करें। कंप्यूटर साइंस की नॉलेज, प्रोग्रामिंग की नॉलेज आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरह के ऐसी संस्थानों में काम करने के लिए। तो हाँ, ये सब चीज़ें, तो ये बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ये बहुत लोगों के लिए एवेन्यूज़ हैं इसमें। जी धन्यवाद मैम, आपने हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन करा है हमारा, और हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षार्थी जो हमें देख रहे हैं, उनको भी आपने बहुत ज़्यादा जानकारी दी। और आशा करते हैं कि उनका जो कुछ डाउट्स भी होंगे अगर इस सब्जेक्ट को लेकर, या अगर उनका रुचि होगी, तो वो उससे क्लियर हुए होंगे। आपने इस इंटरेक्टिव सेशन के दौरान काफ़ी जानकारी एकत्रित करी, हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ है, और स्पेस साइंस और उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो टीम इसरो स्पेस के जो हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार हम नए नए रिसर्च के बारे में सुनते रहेंगे और उनके बारे में जानते रहेंगे, और आप भी अपनी इन चीज़ों में रुचि को बनाए रखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।